मेरी फुप्पो प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी देखभाल के लिए अम्मी ने मुझे फुप्पो के घर भेज दिया। मेरी फुप्पो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दिखने में हम एक जैसे ही लगते थे, लेकिन फुप्पो के मुकाबले मेरे फूफा जी एक बड़ी उम्र के हट्टे-कट्टे ताकतवर मर्द थे। मैं सोचती थी कि फुप्पो कैसे बर्दाश्त करती होगी फूफा जी को। फुप्पो के घर रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। एक रात खाना खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोकर अपने बेडरूम में आई, तो सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अलमारी से अपना सूट निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोशनदान से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन कौन हो सकता था। फूफा और फुप्पो तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने इसे अपना वहम समझा और नहाने में मसरूफ़ हो गई। मैं काफ़ी दिन से रुकी हुई थी। सोचा क्यों ना आज अकेले ही प्रोग्राम कर लिया जाए। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो रोशनदान पर नज़र पड़ते ही मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि सामने फूफा जी मुझे देख रहे थे। मैं उसी वक्त नहाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद फूफा जी मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतनी खूबसूरत लड़की भी रहती है। फिर फूफा जी ने ज़बरदस्ती मुझे बेड पर लेटा दिया और फिर मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम शबनम है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दरअसल मेरी फुप्पो हमेशा से हम सबके साथ ही रहती थीं। मेरी फुप्पो और मेरी उम्र में सिर्फ 8 साल का ही फ़र्क था। दादा दादी के इंतकाल के बाद फुप्पो की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह बातचीत होती थी। मेरी फुप्पो की शादी के वक्त मैं सिर्फ 17 साल की ही थी। मैं अपनी फुप्पो से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत लगाव था। इसलिए उनकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरी फुप्पो की रुखसती के वक्त मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कसकर गले लगाकर मेरी पीठ सहलाने लगे और प्यार से मुझे समझाते हुए कहने लगे कि शबनम, रोने की क्या बात है, तुम्हारा जब भी दिल करे तब तुम हमारे घर चली आना। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि फुप्पो तो शादी करके दूसरे शहर चली जाएगी। तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ, तुम्हारी फुप्पो कौन सा मुल्क छोड़कर जा रही हैं? दूसरे शहर ही तो जा रही हैं। तुम जब चाहो तब आ जाना, और जब भी तुम अपनी फुप्पो के पास आओगी तो मैं तुम्हें खुद पूरा शहर घुमाऊंगा। फुप्पो तो रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थीं, लेकिन मेरे दिल में अब ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी फुप्पो के पास जाऊंगी और खूब घूमूंगी फिरूंगी, मज़े करूंगी। और एक दिन फुप्पो और फूफा हमारे घर पूरे 1 साल बाद आए थे। मेरी फुप्पो बहुत खुश लग रही थी। मेरे फूफा जी फुप्पो से बहुत प्यार करते थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो गई थी। मेरे फूफा जी बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। जितने दिन वो हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमते रहे और मेरा बहुत ख्याल रखते रहे। वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और तोहफे लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। फुप्पो तो 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर वापस अपने घर चली गई थीं, और 3 महीने के बाद एक दिन फुप्पो का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। ये खबर सुनकर तो मेरे अम्मी और पापा बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे घर खुशी की खबर आई थी। लेकिन फुप्पो खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थीं, और वो अम्मी से कहने लगीं कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। ये सुनकर अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं, तो वो कहने लगीं कि काश मेरी सास ज़िंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी न होती। ऐसे वक्त में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ साथ मेरी फुप्पो भी मेरी अम्मी की लाडली थीं। उनकी बात सुनकर अम्मी ने फुप्पो से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वो कहने लगीं कि इमरान उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और डॉक्टर ने भी उन्हें ऐसी हालत में लंबा सफ़र करने को मना किया है, और अगर फुप्पो आ जाती हैं
तो फूफा जी और उनके पापा को खाने पीने की परेशानी हो जाएगी। और वैसे भी कोई 1-2 महीने की बात तो नहीं है, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी हैं। फुप्पो की बात सुनकर अम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैं शबनम को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। शबनम के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के काम काज में भी मदद कर दिया करेगी। अम्मी की बात सुनकर फुप्पो बहुत खुश हो गई थीं। उधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे फुप्पो के घर जाने का मौका मिलेगा। मैंने फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। आप ही बनने की खुशी तो मुझे अलग ही हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए। पूरे रास्ते फूफा जी मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हुए गए और मैं उनके साथ अपनी फुप्पो के पास दूसरे शहर में पहुंच गई थी। फुप्पो के ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही थे, मेरी फुप्पो के ससुर जी, फूफा जी और मेरी फुप्पो। इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। फुप्पो तो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई थीं। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद के सारे खाने बनाकर रख रखे थे। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। फिर जब मैं फुप्पो के ससुर को सलाम करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर वो बहुत ही अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं, इसलिए फुप्पो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे से बाहर लेकर आ गईं और कहने लगीं कि दरअसल मेरे ससुर बहुत सालों से बीमार हैं और काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आगे से उनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फूफा जी का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने फुप्पो से करवाया था। मेरी उनके ससुर से ये पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे फुप्पो के घर आए हुए अभी 4 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी फुप्पो तबीयत ठीक न होने की वजह से वहीं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने खुद ही संभाल लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, तब सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीने से शराबोर हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे कोई वहाँ देख रहा है। फिर अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई साया सा नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। फुप्पो के कमरे में पहुंची तो देखा कि फुप्पो और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देखकर फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि शबनम अंदर आ जाओ, यूं दरवाजे पर क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने यूं ही बातें बना दी कि मैं फुप्पो से दूध का पूछने के लिए आई थी। वो कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं तुम्हारे फूफा जी से कह दूंगी। और जब मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो मेरी नज़र फुप्पो के ससुर जी पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, तुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। उनकी ये बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गई थी और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि फुप्पो ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वो कमरे से निकल ही नहीं सकते, फिर ये उठ कैसे गए और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि रोशनदान पर जो भी था वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ कोई तो था जो मुझे देख रहा था, कहीं फुप्पो के ससुर तो नहीं थे। इस सवाल ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मेरी सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार लेकर जाऊंगा।
तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही वो मुझे अलग ही नज़र से देखने लगे। फिर उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं थोड़ी हैरान सी हो गई थी। पप्पो भी इस वक्त मेरे पीछे ही खड़ी थीं और कहने लगीं, हाँ वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। पप्पो की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं फूफा जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई तो फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने पप्पो से भी कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि फूफा जी शॉपिंग के बदले मेरे साथ क्या क्या करने वाले हैं। उस रात अचानक ही लाइट चली गई। तभी मेरे कमरे में किसी ने मुझे पीछे से आकर ज़ोर से पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे इस तरह किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी। मैं फ़ौरन भागकर अपने कमरे से निकल गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। लेकिन मैं अंदाजे से दीवार के सहारे सहारे फुप्पो के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने फुप्पो को आवाज़ दी तो वो कहने लगी, शबनम तुम परेशान ना हो, इमरान अभी लाइट देखने के लिए ही गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट जाती रहती है, तुम परेशान ना हो। फिर फुप्पो ने अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट जला दी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं फुप्पो के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई तो फुप्पो मुझसे कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो शबनम, ज़रा से अंधेरे से इतना घबरा गई हो तो फिर मेरा ख्याल कैसे रखोगी। तो फुप्पो की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है फुप्पो, वो दरअसल मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बोली कि यार, इमरान तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं हैं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि फुप्पो को किस तरह मैं अपनी बात पर यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में सच में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर फूफा जी फुप्पो के साथ थे तो फिर मेरे कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, ये सब कुछ मेरा वहम नहीं हो सकता। कोई तो है जो मुझ पर नज़र रखे हुए था। मेरे दिमाग में बार बार फुप्पो के ससुर के ही ख्याल आ रहे थे। लाइट ठीक करके फूफा जी कमरे में आए तो मुझे देखकर फुप्पो से कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शबनम अंधेरे से डर जाएगी, तुम ही उसके पास चली जाओ। फुप्पो फूफा जी से कहने लगी, अंधेरा बहुत था, अगर मैं गिर जाती तो, और मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी ज़्यादा डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फुप्पो को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने फुप्पो को टेंशन देने से मना किया है। इसलिए मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गई और कुंडी बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अब किसी न किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं, यही ठीक रहेगा। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन फूफा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त अपने ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त फुप्पो दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थीं और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। फूफा जी किचन में कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला और उन्होंने मुझे पीछे से आकर अपनी आगोश में ले लिया और मुझे चूमने लगे। मुझे उनसे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर उनकी कैद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक कर रह गई थी और मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। फिर फूफा जी ने ज़बरदस्ती कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता, और तुम नहाते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारे नहाते हुए की वीडियो है। फूफा जी के उन लफ्ज़ों से तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे वजूद पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्त से निकली और रोते हुए भागकर किचन से बाहर आई तो सामने मेरी फुप्पो खड़ी हुई थी। मैं फ़ौरन जाकर उनसे चिपक गई। उन्होंने मुझे रोता हुआ देखकर कहा, शबनम घबराओ नहीं,
میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور پھوپھا جی کو برا بھلا کہتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ میں نے روتے ہوئے پھپھو سے کہا کہ میں تو پھوپھا کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اور آج انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھپھو، اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ اچانک سے پھوپھا جی کمرے میں آ گئے اور میں ڈر کے مارے پھپھو سے لپٹ گئی۔ پھر پھپھو نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور پھوپھا جی سے کہنے لگی کہ تم کیسے مرد ہو جو ایک 18 سال کی لڑکی کو بھی قابو میں نہیں کر سکتے۔ پھپھو کی بات سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے پھپھو سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھپھو کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں حیرانی سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگیں، دیکھو شبنم، میری بات کو غور سے سنو۔ عمران کے ساتھ تمہیں وہ سب تو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ تم ہی دے سکتی ہو، اور وہ اس کام کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ میں ان کی یہ بات سن کر غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھپھو سے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو کہ آپ کے پریگننٹ ہونے کے بعد بھی آپ کی بھتیجی پر نظر جمائے بیٹھا ہے؟ ایسے انسان آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا؟ میری بات سن کر پھپھو کہنے لگیں، تم کو عمران کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ پھپھو کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ حاملہ ہیں اور پھوپھا جی باپ بننے والے ہیں۔ پھپھو نے کہا، نہیں، میں ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات پتہ چلنے پر ہی میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا، تاکہ تم یہاں آ کر مجھے اور عمران کو ایک بچہ دے سکو۔ عمران کسی اور کا بچہ گود لینا نہیں چاہتا، انہیں اپنا ہی بچہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ آسان راستہ اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں کسی دوسری عورت کو اپنی سوتن بنا کر اپنے سر پر سوار نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مقصد کے لیے تمہیں قربان کر دوں۔ ویسے بھی تم میری سگی بھتیجی تو ہو نہیں جو میں تم پر ترس کھاؤں۔ میں عمران سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہماری اس کمی کو پورا کرو اور ہمیں ایک بچہ دے دو، اور اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو تمہاری ویڈیو ہم دونوں مل کر وائرل کر دیں گے، تم کسی کو بھی منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ یہ بات کہہ کر ان دونوں نے زبردستی میرے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ کر میرے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ پھر اس درندے پھوپھا نے میری عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور میری پھپھو اپنے سامنے میری زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص میری پھپھو کے سامنے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا تھا، اور میری پھپھو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں تو اب تک پھوپھا جی کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، لیکن میری پھپھو بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصے دار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری پھپھو نے میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ تبھی اچانک دروازے پر میری پھپھو کے سسر آ گئے، اور انہوں نے یہ نازیبا حرکت کرتے ہوئے پھوپھا جی کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے غصے سے چیخ کر اپنے بیٹے کو پکارا اور کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آئی اس معصوم بچی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے؟ شرم آتی ہے مجھے تم دونوں کو اپنے بہو اور بیٹا کہتے ہوئے۔ پھپھو کے سسر کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میری پھپھو کے سسر نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کرانے لگے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تم بہت معصوم ہو، اپنا خیال رکھا کرو اور آنکھ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا، لیکن تم اتنی معصوم تھی، میری بات کو سمجھی ہی نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کم سے کم تمہیں اپنی پھپھو اور پھوپھا کا اصل چہرہ تو نظر آیا۔ ان دونوں کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کل میں تمہارے پاپا کو بلا کر تمہیں ان کے ساتھ تمہارے گاؤں بھیج دوں گا۔ جس انسان سے میں اتنا ڈرتی تھی وہی میری عزت کا رکھوالا نکلا۔ مجھے تو اپنی پھپھو پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ رات میری سب سے اذیت بھری رات تھی۔ اگلے ہی دن میرے پاپا مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور میں نے اپنی امی پاپا کو پھپھو اور پھوپھا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جب میرے امی پاپا کو ان کی حرکتوں کا پتہ چلا تو میری امی پاپا نے ان سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے۔
मेरे माँ बाप तो उन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने ये सिला दिया था मेरे माँ बाप के प्यार का। जब हमें अपने ही घर के लोगों से धोखा मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब भी मैं उस मंजर के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने अपनी फुप्पो को अपनी बड़ी बहन की तरह माना था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी भतीजी समझा ही नहीं। वो तो अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो इस तरह गिर जाएगी, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मुझे ही कुर्बान कर देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।